सो जेडी वांस जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए उड़ लिए हैं। ईरान कह रहा है कि मुझे बातचीत ही नहीं करनी है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे समझौते पर। क्या अजीब हालत चल रही है इस दुनिया में। और अगर ईरान जो मौजूदा हालात हैं, हॉर्मुज के ऊपर जिस तरीके, और हॉर्मुज ही नहीं, जो बंदरगाह है चाबहार से लेकर के और जितने भी ईरान के बंदरगाह है उन पर नाकेबंदी कर दी है अमेरिका ने। ईरान का कहना यह है कि जब तक ये नाकेबंदी हटेगी नहीं तब तक हम आपसे बातचीत करेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां पर धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये धमकी तो हम और पूरी दुनिया करीब करीब 45-50 दिनों से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। हुआ क्या है और नतीजा क्या है और ये जाएगा किस तरफ, किसी को पता नहीं है, खुद ट्रंप को भी पता नहीं है। अब किसी ने टिप्पणी कर दी कि नेतान्याहू के उकसावे में आकर या बहकावे में आकर के आप युद्ध में कूद पड़े और अमेरिका को झोंक दिया, उसके संसाधनों को झोंक दिया, सैनिकों को मरवा लिया। जो डेट आपका 38 ट्रिलियन था वो अब 40-41 ट्रिलियन पर पहुंच गया। तो अमेरिका को हासिल क्या हुआ? अभी तो इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बातचीत होगी या नहीं होगी। और अगर जेडी वांस को बिना बातचीत के इस्लामाबाद से वापसी की फ्लाइट पकड़नी पड़ी, अपना जहाज लेना पड़ा, तो ये कितनी बड़ी चपत होगी और कितनी बड़ी बेइज्जती होगी अमेरिका के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। युद्ध में जो कुछ हुआ है ये उससे भी बड़ी घटना हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से आपके सुपरिचित आदित्य जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो आप ही जरा रोशनी डालिए साहब, हो क्या रहा है? देखिए, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, ईरान को सबक सिखाना था और इज़राइल के लिए थ्रेट भी है ईरान, और इज़राइल ये चाहता था कि बिफोर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ ये काम क्लीन हो जाए वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन ईरान का मिलिट्री रेस्पॉन्स की वजह से इनके सारे प्लान्स चौपट हो गए। आपको अगर अमेरिकन मिलिट्री का इतिहास मालूम होगा, दे आर एक्सट्रीमली गुड सर्जिकल स्ट्राइक्स में, उनके पास बड़े प्रिसाइज वेपन्स होते हैं। 8 वीक के लिए अमेरिकन मिलिट्री इज डिजाइन टू फाइट, 8 वीक्स, उसके आगे नहीं टिकते ये लोग। वियतनाम का एक्सपीरियंस इनको दिखाता ही है। जब आपको मालूम है 16 साल के बच्चे भेजे जाते थे वियतनाम में लड़ने के लिए, 16 साल और 18 साल में एवरेज एज होती थी 21 ईयर्स। तो ये सिचुएशन अभी अमेरिका झेल नहीं सकता। वो पॉपुलेशन लेवल जो बढ़ा है वो इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ा है, बट सेनाओं में जो लोग हैं वो सारे वाइट ही हैं। कोई भी ब्राउन नहीं है ज़्यादा नंबर में, या फिर हिस्पैनिक नहीं है ज़्यादा नंबर में, ज़्यादातर वाइट है। तो अब अमेरिका उस सिचुएशन में डेमोग्राफिक्स बहुत अफेक्ट करती है आपकी सेना पे। भारत के जैसा नहीं है, क्योंकि हम भारत से हमेशा कंपेयर करते हैं। भारत में तो एक जुनून है भारत की रक्षा करने का, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेनिफिट्स पे लोग सेना में जुड़ते हैं। तो जब सेना चीफ बोलते हैं, अभी परसों मीटिंग हुई थी फ्राइडे को केन की, वो निकल जाते हैं मीटिंग से ट्रंप पे और सिर झुका के जाते हैं। इसका मतलब मीटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल। तो सेना जब बोल रही है कि डिसवेट करिए, आप लड़ने मत जाओ, एंड व्हेन यू लैंड ओवर देयर, ऑब्वियसली इजराइल को के पॉलिटिशियंस हैव डन ए गुड जॉब इन कन्विंसिंग अमेरिका टू फाइट फॉर दैट। लेकिन आपको पता होगा 1956 में सुएज कैनाल वाले इंसिडेंट में अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को हेल्प नहीं किया था। इस बार इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। डिप्लोमेटिक मेमोरी इज़ वेरी लॉन्ग। डिप्लोमेटिक मेमोरी ऐसा नहीं होता कि आपने आज सोचा, और दे हैव लॉन्ग मेमोरीज। उनका खुद का ही अपना रहता है।
दूसरा ये है कि ईरान के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लियर नहीं है। आप बोल रहे हैं यूरेनियम डस्ट को निकालना है और अमेरिका का ये गोल है। इजराइल का गोल कुछ और है, उसको ईरानी रिजीम खत्म करनी है, रिजीम चेंज करना है। उसको खमेनी की गवर्नमेंट से डर लगता है और खमेनी को उन्होंने मार भी दिया, लेकिन रिजीम खत्म नहीं हुई। तो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि न्यूक्लियर डस्ट निकालना है ताकि उस रीजन में पूरा अमेरिकन फोर्सेस का दबदबा हो जाए। ईरानियन रिस्पॉन्स ने सारे अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया, खुल के अटैक किया। यहाँ तक कि लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे रडार्स लगे हुए थे जो जो वेदर चेंजेस कर रहे थे। ये अफवाह भी हो सकती है, बट प्रोजेक्ट हार्प इज रियलिटी। प्रोजेक्ट हार्प वाज क्रिएटेड फॉर एनवायरमेंटल चेंज। अमेरिका में भी प्लेन्स उड़ते हैं विद स्मोक जो डिसैनिटाइज करते हैं, जैसे बीज मर रहे हैं यहाँ पे। तो वो सब रियलिटी है। तो जब अमेरिका के विरुद्ध जब ईरान का जो एक्शन था, जो काफी स्ट्रेटेजिक था, दुबई पे अटैक करना, दैट लिटरली पुट देम इन द बैक। तब अमेरिका सीज फायर पे आया, बिकॉज अगर वो सारे बेसेस पे अटैक होता, इंक्लूडिंग दुबई, इंक्लूडिंग फिजूर है क्या नाम है उनका, अल फुजारा, और फिर सऊदी का फैसिलिटीज पे अटैक करना, दैट वाज डायरेक्टली अफेक्टिंग अमेरिकाज ऑयल सप्लाई। तो नाउ दे आर थिंकिंग ट्वाइस टू वेज अ वॉर अगेन। जैसे कल इन्होंने ईरान का एक ऑयल का शिप पकड़ा जो घुस रहा था अंदर फ्रॉम चाइना। अब उसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया कि मिसाइल की बहुत सारी फ्यूल्स थे उसके अंदर, ऐसा उन्होंने फाइंड आउट किया। नाउ दैट ब्लॉकेड आउटसाइड द हॉर्मुज स्ट्रेट और इनसाइड ब्लॉकेड ऑफ ईरान, प्रॉब्लम दूसरे देशों को हो रही है। और अमेरिका के पास अगर उसको उसके ऑब्जेक्टिव पे चलना है, ईरान के ऑब्जेक्टिव चलना है कि डिस्ट्रॉय द रिजीम मोर फर्दर, रिस्क वाइडर एस्केलेशन। तो इसलिए अब अमेरिका जो है 10 बार सोच रहा है कि वो वापस ऑपरेशन शुरू करे या ना करे। जैसे मैंने आपके शो पे पहले ही बोल चुका हूँ कि सीज फायर दोनों साइड लड़ना नहीं चाहते। ईरान को बहुत नुकसान हुआ और अमेरिका अपनी रेपुटेशन रिस्क नहीं कर सकता और सारे गल्फ स्टेट को खो नहीं सकता, क्योंकि उसकी ऑयल सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो इसे चेकमेट सिनेरियो, इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत है। और पाकिस्तान इज अ वर्स्ट चॉइस, बिकॉज पाकिस्तान अमेरिकन एजेंट भी है और पाकिस्तान जो ईरानी एजेंट भी है, पाकिस्तान सऊदी एजेंट भी है, पाकिस्तान उन सब कंट्रीज का एजेंट है जो इधर कुछ नहीं, और चाइनीज एजेंट भी है। तो पाकिस्तान विल ऑल्सो वांट दिस कॉन्फ्लिक्ट टू गो अवे। तो नाउ 2:1 हो गया। ईरान भी नहीं चाहता, और तो आई डोंट थिंक सो कि इस मीटिंग का कोई पॉइंट है जेडी वांस का सेकंड टाइम। आसिम मुनीर अभी होकर के आए हैं ईरान। इसके अलावा जब पता लगा कि जेडी वांस जो हैं वो उड़ चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, उसके बाद पजेस्कियान से यानी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमा रहे हैं कि साहब ईरान का कहना ये है कि जब तक आप उनके बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटाएंगे तब तक हम बातचीत के लिए राजी नहीं होंगे। बिना तैयारी के जेडी वांस को वहां से इन्होंने कैसे फ्लाई होने दिया? देखिए, ऑप्टिमिज्म लग रहा है उनको बहुत। उनको लग रहा है कि ये नेगोशिएशन रहेगा अमेरिकन और यूरोपियन टाइप का। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप एक तरीके से देख लीजिए, देसी कंफ्यूज दिमाग चल रहा है आसिम मुनीर का। पाकिस्तानी कंफ्यूज ब्रेन, उसको देसी भी नहीं बोल सकते, देसी तो हिंदी का वर्ड हो गया। तो दिस अमेरिका की सोच ये है ओवर ऑप्टिमिज्म, शायद कुछ निकल जाए, बिकॉज वो हिम्मत नहीं हो रही है घुसने की है पूरी तरीके से। जबकि अमेरिका के 1.5-2 लाख ट्रूप्स हैं, 1.5-2 लाख इस समय। पूरा पूरा मिसाइल एम्यूनिशन सब पहुंच चुका है वहां पे, एंड दे कैन वेज अ वॉर फॉर अनदर 40 days टू 80 days। 80 days तक एम्यूनिशन पहुंच चुका है और मैन पावर भी पहुंच रही, बढ़ती जा रही है, लेकिन वो दम नहीं हो रहा है अंदर घुसने का। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान
प्रेशर में आके, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, हीरा मंडी है, जो ज़्यादा पैसा फेंकेगा उसके पास पहुंच जाएगा. सऊदी मनी इज स्टिल अमेरिकन मनी. दुबई मनी, दुबई को पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं था, तो दुबई इज कटिंग रिलेशंस विद पाकिस्तान. वो उसने वापस और $1.5 बिलियन मांगा है. और आपको मालूम ही है यूएई और सऊदी एक दूसरे को ठीक से नहीं देखते. तो दुश्मनी सऊदी और यूएई के बीच में भी है. तो इस पूरे इंसिडेंट में मामू बनाया जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि पिछला मीटिंग भी आप देखें, आप ध्यान से देखें पिछला मीटिंग भी, कि ईरानियन डेलीगेशन रात में आया, पूरी रात लोग बोलते हैं डिस्कशन हुआ, अलग अलग रूम्स में, एक दूसरी शक्ल भी नहीं देखी, और अगले दिन सुबह 7 बजे 8 बजे 10 बजे मीटिंग होनी थी, उसके पहले जेडी वांस निकल गए प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग. ये जो मीटिंग है इवन मोर इम्प्रोबेबल है, क्योंकि लास्ट टाइम ईरानियन डेलीगेशन को लाइव थ्रेट था, और जिस तरह वो लोग गए अंदर, और आसिम मुनीर जिस तरह गए, ऐसा भी हो सकता है आसिम मुनीर ने प्रोबेबल लोकेशन भेज दी हो फॉर द इंटेलिजेंस. दुबई ने 2 अटैक करवाए, दुबई मतलब यूएई ने इनके ऊपर, दुबई एमिरात ने भी अटैक करवाए बाय गिविंग ऑल द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जिससे खमेनी मारा गया. तो ये इनके रडार पे ऑलरेडी है, और यूएई इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज ऑफ अमेरिका इन दैट रीजन, वन ऑफ द क्लोजेस्ट. भारत के भी क्लोज है, अमेरिका के भी क्लोज है. सो और अब एक और डेवलपमेंट देख लीजिए, सऊदी, टर्की, पाकिस्तान, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर टू फॉर्म एन अलायंस, मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट ईरान. और साथ में ईरान के साथ टच में आसिम मुनीर, जो कि व्हेन ही वाज एन आईएसआई चीफ, ही वाज क्लोजली वर्किंग विद आईआरजीसी आल्सो. तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे 2 शिप्स पे अटैक हुए, इंडियन शिप्स पे अटैक हुए, फ्रेंच शिप्स पे अटैक हुए, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आईआरजीसी पाकिस्तान का कुछ कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज द इंडियन शिप्स हैड वैलिड परमिट टू क्रॉस, परमिशन थी उनके पास, लास्ट मिनट बदली गई. और आईआरजीसी को भी मालूम है कि उनकी जो सिविलियन लीडरशिप है और जो खमेनी की लीडरशिप है, वो दे वांट पीस, लेकिन आईआरजीसी वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन द डैमेजेस व्हिच वाज डन. आईआरजीसी खमेनी लॉयलिस्ट फोर्स है, ईरानी नेशनल आर्मी इज अ डिफरेंट आर्मी, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है. सो नाउ जो सिचुएशन है वो जेडी वांस के लिए बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज ये सिक्योरिटी कंसर्न अमेरिका में भी उठाया गया, और ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए उनके साथ वहाँ पे, बट इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. और डेंजरस इसलिए भी है कि ईरान के ऊपर जो उनका जो प्लानिंग था लास्ट मीटिंग में, टू रिमूव द लीडरशिप, फॉरेन लीडरशिप ऑफ ईरान, वो उसका बदला ईरान ना ले ले, ऐसा डर है. और पाकिस्तान के ऊपर तो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप कोई सर्वाइवल मोड पे हो, दिल टेक ऑल डिसीजंस फॉर सर्वाइवल. तो वो सबसे डेंजरस अलाई ऑफ फ्रेंडशिप हो सकती है, क्योंकि डेस्परेट है वो पैसे के लिए. सो ये अमेरिकन लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि उन्होंने या तो वो पूरा विड्रॉ करें, दे हैव नथिंग टू डू विद मिडिल ईस्ट, तब उनको एट होम उनको इजराइल की नाराजगी देखनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप वो घुसना चाहते हैं, दे टू गो फुल मिलिट्री सोल्यूशन, इसका कोई और रास्ता नहीं दिखता मुझे. मैं आपको एक और बोल देता हूँ कि ईरान ने थ्रेटन किया रेड सी कॉरिडोर को, वो इजीली रोक सकते हैं. देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसमें 20% ऑयल आता है दुनिया का, क्रॉस करता है, लेकिन रेड सी से 32, मतलब ऑफिशियली तो 9% लोग बोलते हैं सुएज कैनाल से क्रॉस करता है, लेकिन टोटल ऑयल जाता है वहां से 32%, ऑलमोस्ट अमेरिका का भी सारा ऑयल वहीं से जाता है. तो इसलिए अगर ईरान ने वो उसको बंद करने की कोशिश करी, इट विल बी अ डिजास्टर. अमेरिकन ने मलाका स्ट्रेट भी खोलने की कोशिश करी, दैट शोज डेस्परेशन. उसमें तो भारत को बहुत अफेक्ट होगा, तो भारत हैज टू बी रेडी नाउ, क्योंकि वो तो पड़ोस में है भारत के, तो इट्स 100 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया, 100 किलोमीटर है. तो सिचुएशन अमेरिका और इसराइल की वजह से काफ़ी डाइसी होगी. उन्होंने रिपरकशन नहीं सोचे, वॉर गेमिंग ठीक से नहीं किया, इसीलिए शायद जनरल केन जो है
मीटिंग से भाग खड़े हुए। ये बताइए, ये बात बेबात डोनाल्ड ट्रंप आजकल उखड़ क्यों रहे हैं? व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सीबीएस न्यूज की जो व्हाइट हाउस की रिपोर्टर है, ओलिविया रिनाल्डी, 18 अप्रैल को जो भारतीय शिप्स पर अटैक हुआ था उसके बारे में उन्होंने सवाल क्या पूछ लिया। डोनाल्ड ट्रंप हत्ते से उखड़ गए और कहा कि आउट, बाहर हो जाइए। हो क्या रहा है ये? नहीं, वो तो मूड स्विंग होता है, क्योंकि देखिए इतना बिजनेस चलाना थोड़ा आसान होता है, कंट्री चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि देश चलाना आसान होगा, तो जो परिस्थितियाँ उन्होंने क्रिएट की हैं बाहर भी और अंदर भी, और देखिए अमेरिका की पूरी इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। वो एक कुछ उगता तो नहीं है वहाँ पे, उनका खाना भी जीएमओ होता है, केमिकल बेस्ड होता है, तो सारा इंपोर्ट ही करते हैं, तो सब कुछ इंपोर्ट पर ही आधारित है अमेरिकन इकोनॉमी। तो जब डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज कर रही है, आपकी मिलिट्री की कंडीशन खराब हो रही है, आपके पास वेपन्स नहीं है, आप जो युद्ध करना चाहते हो वो नहीं करना चाहते, फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। तो ये तो प्योर केस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि वो प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं इतना ज़्यादा, और एज भी है, दोनों ही साथ में है। प्लस जो हेट्रेड उन्होंने क्रिएट की है अगेंस्ट एनी क्वेश्चनिंग, आप जो भी क्वेश्चन आप देखिए कैसे बोलते हैं, यू आर ए लेफ्टिस्ट, यू आर ए अनडेमोक्रेटिक, गेट आउट, इस तरह की जो बातचीत का उन्होंने कल्चर बनाया है व्हाइट हाउस में, वो अब कहीं ना कहीं तो प्रेशर देगा ही। तो ये तो प्योरली प्रेशर की बात है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कुछ देखेंगे, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद ही ने क्रिएट करी, कोई दूसरे देश तो इन्वॉल्व नहीं कहीं पर। अमेरिका में तेल के दाम नीचे लाना कोई राष्ट्रपति के हाथ में तो है नहीं, सरकार के हाथ में तो है नहीं। नहीं, तो वहां कह दिया गया कि अगले 3 साल तक जो आपकी खाना पकाने वाली सीएनजी है, जो भी गैस है, उसके दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। और इस समय बताते हैं कि अमेरिका में महंगाई की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से हाहाकार की स्थिति है। ऑलमोस्ट ये कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनके करियर के ऊपर। कहीं मिक्टम पोल में अगर इनको लेने के देने पड़ गए तो ये तो महाभियोग का सामना भी करना पड़ सकता है। खुद भी कह चुके हैं वैसे तो ये। देखिए क्या है, इम्पीचमेंट तो उनका नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो गैस प्राइसेस हैं 50% बढ़ी हैं ऑन एन एवरेज, 50%, और ये सारा का सारा, आपने बिल्कुल सही बोला, प्राइवेट कंपनीज ओन्ड है, वो पास ऑन कर देती हैं कस्टमर्स को, उसमें गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। वहाँ पे प्राइस कैप भी नहीं कर सकते, नहीं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। सो ये सब प्रेशर्स हैं, और साथ में जो मिड टर्म्स की आपने बात करी, अमेरिका के इलेक्शंस पॉपुलैरिटी पे नहीं लड़े जाते कभी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये नहीं होता कभी भी। मैं तो इसका पूरा सिस्टम अंदर से मैं देख चुका हूँ। तो अमेरिकन इलेक्शंस लड़े जाते हैं मनी के ऊपर, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही जीतता है एंड में जाके। सो वो तो आई थिंक मिड टर्म में रिपब्लिकन पार्टी का, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि मिड टर्म में थोड़ा सा नुकसान देखना पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा, मेजोरिटी नहीं जाएगी। सो वो तो मैनेज कर लेंगे। प्रॉब्लम उससे बड़ा है कि इलेक्शन तो जीत जाओगे, लेकिन क्या तुम अमेरिका चला सकते हो या नहीं, प्रॉब्लम ये है। और अमेरिकन लॉज या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या जो देश बना था, क्या ऐसा ना हो कि ये देश ही टूट जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह पोलराइजेशन है, तो अगर देश ही टूटेगा तो इलेक्शन का मतलब ही नहीं बनता। और दुनिया में मालूम है कि ये देश बना था थ्रू ए वॉर, तो ये इनको मालूम है कि जिस तरह जितना पॉपुलेशंस आर गोइंग टू गेट डिसग्रंटल्ड, ये वापस उस सिचुएशन में ना आ जाए। तो प्रॉब्लम्स कुछ और हैं यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है सेल्फ क्रिएटेड है, ऐसा नहीं कि देश में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, बिना वजह के प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हुई है। एक क्या होता है ना कि एक
एक रेस्पेक्टेड एग्जिट लिया जाता है हर बार कि ठीक है, आपने बहुत सालों तो राज किया, अब समय बदल गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ चुका है, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते चेंज, क्योंकि आपने रेजिस्ट किया तो आपके पास ये सब प्रॉब्लम्स आप जो क्रिएट किया हुआ है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में, ये होगा और इससे डायरेक्टली अमेरिका की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। वो रियलाइजेशन एक्सेप्ट करना इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, अब ईरान जैसा देश देखा जाए तो टुच्चा हो गया, मान लिया तो मैं तो ईरानी रिजीम की बात कर रहा हूँ, पर्शिया का तो संबंध भारत से है, तो दोनों अलग अलग एंटिटीज है। तो इस्लामिक जो रिजीम है ईरान की, अगर वो आपको इस तरह चेकमेट कर सकती है वॉर रूटीन में, और आपके F-35 F-15 जिस पे आप घमंड करते हो उसको ट्रैक कर सकती है, इसका मतलब ये है कि समथिंग सीरियसली वेंट रॉन्ग। तो अगर आप जैसे कोई स्ट्रांग प्लेयर होगा, कोई अच्छा खेल में खेलते हैं, कोई अच्छा प्लेयर होगा, तो आप अप्रिशिएट करके उसको निकल सकते हो ग्रेशियसली। वो निकलना नहीं आ रहा अमेरिका को। प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे वहां दिखाई दे रही है, बिकॉज मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब आप चाहते हो कि भारत को भी नीचे लेके आएंगे, चीन को भी नीचे लेकर आएंगे। एक्चुअली यही तो लड़ाई चल रही है, चीन और भारत ऊपर ना बढ़ने पाए। असली लड़ाई तो यही है। ईरान तो छोटा सा सैंपल है, ईरान की तो पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की आधी पॉपुलेशन है, क्या वो लड़ेंगे? तो भारत को नीचे लेके आना है, चाइना को नीचे लेके आना है, रशिया को आगे नहीं बढ़ने देना है। अभी वो समय चला गया, अमेरिका की वो पावर्स नहीं है। यूक्रेन वॉर के बाद दिख गया अमेरिका के अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, उसके वेपन्स भी रिलायबल नहीं है। तो ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन पीस की तरफ जाएगी नहीं, क्योंकि अभी ईरान हैज एन अपर हैंड। अपडेट आ रहा है कि जेडी वांस अभी अमेरिका से नहीं उड़े हैं, व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। पहले कहा गया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उड़ान भर चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब पता लग रहा है कि नहीं, वो तो व्हाइट हाउस में है। ये हो क्या रहा है? इतना कंफ्यूजन, इतना अंतर विरोध। और एक बात और क्लियर करिए आदित्य जी, ये भी खबर आ रही है कि जेडी वांस अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के पक्ष में नहीं थे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच बात है। पेंटागन भी इसी पक्ष में नहीं था। जनरल केन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमेरिका के, बहुत ही रिस्पेक्टेड सोल्जर हैं। आई रियली लाइक हिम एज जस्ट माय मिलिट्री लॉरेंस। तो वो बोल रहे हैं नहीं लड़ो अभी। अब उनको मालूम है कब युद्ध जीतना है। अमेरिकन मिलिट्री हारने के लिए तो बनी नहीं है, उनको मालूम है कब युद्ध जीतना है। तो आपकी पॉलिटिकल फेलियर से आपको बचाने के लिए आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो जिससे मिड टर्म ही ना हो, या ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन लाया जाए। ओके, तो आप उस पर आप मिलिट्री को मोहरा नहीं बना सकते, आपको कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा, है ना। जैसे डेमोक्रेट्स ने यूज किया कोविड को, और उन्हें मास, इनके पहले टर्म में मास बदमाशी क्रिएट करी। इस समय डेमोक्रेट्स नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पकड़ लिया गया है। तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा, बट नॉट मिलिट्री। वो आपने ईरान जो क्लेम ही नहीं करता था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, आपने क्लेम करवा दिया उसको, और वो उनका स्मार्ट मूव है। दुश्मन का स्मार्ट मूव एप्रिशिएट करना चाहिए कि यस, उन्होंने लड़ाई तो पूरा चेस गेम की तरह होती है, इमोशंस पे होती नहीं लड़ाई, आप पूरे होश और आवाज में लड़ते हो। तो उन्होंने चेकमेट कर दिया। अब इसकी काट क्या होगी? इसकी काट, आप उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरे के पूरे हॉर्मुज के वन साइड में ईरान ही ईरान है, वो तो कहीं पे भी गन लगा दे, छोटी सी 30 किलोमीटर वाली, है ना। उनके लिए मारना कितना आसान हो गया। तो उधर इस तरह का पंगा नहीं लिए जाते, और साथ में अपने सारे एलाइज को डिफेंड नहीं कर पाए। अगर इतना ही दम आपको लगा कि उसने सारे आपके बेसेस खत्म कर दिए, आपके बेसेस नहीं बचे, सीरिया से आपके ट्रूप्स को भागना पड़ा, इराक से भागना पड़ा। नाउ इराक एंड सीरिया हैज नो अमेरिकन ट्रूप्स राइट नाउ, मे बी सम ट्रूप्स में भी थे। तो ये तो ये जेडी बताइए वांस, ये बताइए, हाँ, आप खुद दावा कर चुके हैं कि हम टॉप लीडरशिप को मार चुके हैं, उनके टॉप मिलिट्री को निपटा चुके जो सेना प्रमुख थे, ठीक है।
आप कह रहे हैं उनकी नेवी खत्म, उनकी वायुसेना खत्म, उनकी थल सेना खत्म, उनकी लीडरशिप खत्म। बात किससे कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं? और क्या इतने अब कहना चाहिए कि डेस्परेट हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि ईरान को सिग्नेचर करने ही होंगे समझौते पर? ये सिचुएशन पैदा हो गई है। और इससे भी आगे का सवाल, इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे भी आगे का सवाल, अगर ईरान नहीं मानता है, अगर वो सिग्नेचर नहीं करता, अगर वो बातचीत में हिस्सा भी नहीं लेता है, तो क्या करेंगे? हमला करेंगे? जो 40 दिन या 80 दिन की बात आप कर रहे हैं कि एमिनेशन पहुंच गया है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, जेडी वांस जैसे आपने बताया अभी यूएस में नहीं जाने वाले, कभी नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी थ्रेट है। और दूसरा जो है जो आपने अभी बताया, देखिए क्या है कि ये जो पूरा जो सिचुएशन है वो ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका इज कॉलिंग फॉर सीज फायर, नॉट ईरान। ये बहुत बड़ी बात होती है। हारने वाली पार्टी सीज फायर करती है, जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। और तो हमेशा पाकिस्तान भारत के युद्ध में पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा है, भारत ने नहीं मांगा है, भारत दिया है। सो ईरान हैज एन अपर हैंड इन दिस नेगोशिएशन। और जो आप न्यूक्लियर डस्ट की बात कर रहे हो, ऐसी रिपोर्ट्स भी अब आनी शुरू हो गई हैं कि ईरान हैज़ कंप्लीटेड असेंबलिंग द फर्स्ट बॉम्ब। ये भी इंटेलिजेंस मिल चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको तो मालूम ही है, 71 के बाद भारत ने 74 में न्यूक्लियर स्पायरिंग मुद्दा किया। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो अमेरिका के लिए था, क्योंकि उस भारत को पता लग गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में वेपनाइजेशन कर दिया, तो वो भारत के लिए था। भारत ने कि क्योंकि अगर आपके न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा तो ब्लैकमेल करते रहेंगे, इनको उससे डर लगता है। यद्यपि पाकिस्तान के सारे बॉम्ब अमेरिका ने रखवाए थे, ये नहीं कर पा रहे ईरान में, और पाकिस्तान भी नहीं चाहता ईरान के पास बॉम्ब हो, नहीं तो सेकंड इस्लामिक बॉम्ब हो जाएगा, एक सुन्नी के पास और एक शिया के पास। तो उससे एग्जिस्टेंशियल खतरा पाकिस्तान को ज्यादा है, समझे आप? तो अभी ये कैच 22 सिचुएशन है। और जिस तरह अमेरिका को ये लगा कि वो मिलिट्री, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर करता हूं मैं, कि अमेरिका का माइंडसेट, सिविलियन माइंडसेट, पब्लिक का माइंडसेट डजंट अलाउ अमेरिकन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन ईरान। ईरानियन मिलिट्री, यूएस मिलिट्री बोल रही का तो कोई स्टेटमेंट देगी नहीं बाय लॉ, लेकिन जिस तरह वो लोग डिले करवा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट इन अ मूड टू लैंड ऑन द ग्राउंड। आप सोचिए, इतना डिफिकल्ट टेरेन है। आप वो इन लोगों ने देख ही लिया था कि पिछला फेल्ड ऑपरेशन इफ्सान के पास क्या हुआ था, है ना? वो कोई रेस्क्यू मिशन तो नहीं था, वो रेस्क्यू मिशन नहीं था, वो तो फेल्ड मिशन था, नहीं तो इतने सारे प्लेन्स की जरूरत तो नहीं पड़ती। सो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही मालूम नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कि ईरान इज गोइंग टू डिस्क्लोज टू सुन्नी पाकिस्तान, शिया सुन्नी डिवाइड को दूर मत रखिए, मतलब दैट इज अ वेरी रियल डिवाइड। और प्लस लूजिंग whatever Dubai was created for, laundering money, UAE, बिल्कुल। वो लूजिंग सऊदी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है, दे रन अमेरिका लिटरली, केमिकल सारे वहां से आते हैं। और तो लूजिंग ऑल दोज थिंग्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन। युद्ध करना आसान है, उसको रोकना मुश्किल है। और अगर यहाँ पे कंक्लूसिव डिफीट हुई, देन दिस वॉर ऐसा हो ना, बट इट विल कम टू मेनलैंड यूएसए। तो ये तो बहुत बड़ा इनके लिए खतरा है, बिकॉज आपके एनिमीज बहुत सारे हैं। यूक्रेन भी दोस्त नहीं है। जेलेंस्की की पहली मीटिंग देखी, उसने वार्न किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प को, जब उखड़ गए थे उसके ऊपर, उसने बोला था कि आप समुद्र से गिरे हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन कोई पहुंचेगा नहीं। लिटरली यही बोला था, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ हिंदी में। और जब यहाँ पहुंचेगा तो आपको वॉर का मतलब समझ में आएगा, अभी तो आप नाटक कर लो। दो वार्निंग देकर गया था, तो ऐसा नहीं कि यूक्रेन कोई दूध का धुला है।
यूक्रेन को मालूम है कि उसके पूरे वॉर एफर्ट में उसकी जितनी भी कमजोरी रही है वो है डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट लेड बाय अमेरिका। बिल्कुल। अमेरिका के पास खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि नेटो नाराज, नेटो तो खैर टूटने के ही कगार पर आ गया है। ये भी सूचना मिल रही है कि शायद इजराइल के अगले निशाने पर टर्की होगा और अमेरिका को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। ऐसे में पहले अमेरिका को नेटो को टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर पूरी स्थिति परिस्थिति पर नजर दौड़ाएं आदित्य जी, तो लूजर है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। ही विल गो टू, मतलब उनका इतिहास लिखा जाएगा, द मैन हु लॉस्ट द सुपर पावर स्टेटस, ऐसा लिखा जाएगा आर्टिकल्स बाद में, फ्यूचर में। अभी तो नहीं कोई भी लिखेगा डर के मारे, बट बाद में तो लोग लिखेंगे। देखिए ये जो नेटो के साथ है, कल मार्को रूबियो का भी 15वां स्टेटमेंट आया होगा, 1 लाख ट्रूप्स वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। तो ये जब एम्पायर सिमटता है, पैसे देने नहीं है किसी को, पैसे देने के लिए नहीं है, तो ऐसे ही होता है। तो एम्पायर जो है अभी सिकुड़ रहा है, तो नेटो से भी छीनेगा, फिर जापान से भी निकलेगा, मिडिल ईस्ट से तो ऑलमोस्ट बाहर फेंक दिया गया है। जैसे बताइए, सोचिए 400 मिसाइल में पूरा मिडिल ईस्ट खत्म, 400-500 मारी है ईरान ने, जो गिरी है इनके बेसिस पे, पूरा खत्म। तो कितना मार्केटिंग पे ये पूरा एम्पायर बेस था, रियलिटी तो कुछ थी नहीं इसकी। अगर कुछ रियल एम्पायर होता तो कुछ पता लगता, बेसिस बनाने से एम्पायर नहीं बनते। और अभी भी जो इनकी पावर है, सैटेलाइट पावर, इंफॉर्मेशन पावर, अभी वो डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, सबके पास है, थैंक्स टू अमेरिकन इंडस्ट्री बोलूँगा वापस, डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। तो ये बड़ा ग्रेसफुल एग्जिट होने का टाइम है, फ्रेंडली तरीके से। लेकिन जो कुकर्म किए इतने साल से अभी भी चल रहा है भारत के विरुद्ध, आप देख ही रहे हैं। हाँ हाँ, तो वरना क्या उखाड़ने की क्या जरूरत थी उस रिपोर्टर के सवाल पर। करेक्ट। तो ये जितने भी कुकर्म चल रहे हैं, अभी रिफाइनरी पे भी अटैक हुआ, उस पर तो अलग ही रिपोर्ट आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनरी पे हुआ, इधर हुआ, रशिया में हुआ, वही लोग तो कर रहे हैं जो सब लोग चाहते हैं कि अमेरिका से तेल खरीदें, क्योंकि यही तो चल रहा है पूरा गेम। तो अगर ईरान ने रेड सी बंद कर दिया तो कौन खरीदेगा अमेरिका से। और रशिया को तो आपने ब्राइब कर दिया सैंक्शन हटा के, यू ब्राइब देम टू कीप क्वाइट। फिर रशिया चुप तो नहीं बैठेगा, उसको मालूम है अमेरिकन गेम्स, तो धड़ल्ले सप्लाई कर रहा है वेपन्स टू ईरान। सो ग्रेसफुली एग्जिट होने का समय है मेरे हिसाब से, कि आप दोस्ती बनाइए, सॉरी बोलिए, सारे अपने रिवर्स करिए, अपने जो गेम्स आप खेल रहे थे। पाकिस्तानी से पैक ऑफ कार्ड्स ऐसे गिरेगा किसी को पता नहीं लगेगा। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वे और आपका जितने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है सारे इनके क्रिएटेड है। जितनी भी शिया सुन्नी लड़ाई है वहां पे दोनों को लड़वाते हैं, तो सारी बंद होंगी। तो इतने कुकर्म जो आप छीनते हैं, तो इट्स गोइंग टू कम बैक, इट्स लाइक ए सक्शन पंप। और अमेरिका के अंदर भी ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बाहर है। तो नाउ इसे कैच 22 सिचुएशन, अगर सिमटते हैं तो पिटाई होगी, नहीं सिमटते हैं तो पिट रहे हैं। सो नाउ वो होता है ना, कर्मा इज द फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ द वर्ल्ड, वो इंडिविजुअल्स पे भी लगता है, देशों पे भी लगता है। तो ये हालत एक वो मुगले आजम में गाना था कि मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, तो वो था तो दूसरे अंदाज में, दूसरे उसको लेकर के। लेकिन क्या पाकिस्तान के सिर की पिटाई होने वाली है, बस कुछ ही समय बचा है। देखिए, पाकिस्तान की पिटाई की जिम्मेदारी भारत की है, पूरे दुनिया में कोई उसकी पिटाई नहीं कर सकता। ऐसा बोला जाता है ना, ये शिकार मेरा है, कोई नहीं करेगा इसका शिकार, क्योंकि उसने जितना परेशान पाकिस्तान के थ्रू भारत हुआ है, मतलब प्योरली पूरा मुस्लिम हेट्रेड, इस्लामिक हेट्रेड उससे, तो उसके लिए तो भारत किसी को भी, थर्ड पार्टी को वो शौक नहीं देगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, आनंद नहीं देगा किसी को भी कि भाई आप पिटोगे आप पाकिस्तान को, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ईरान को भी इससे भी नहीं पिटने देगा भारत, बिलीव मी। भारत बोलेगा ये शिकार सिर्फ मेरा है और मैं इसको तबीयत से मारूंगा। तो इसलिए पाकिस्तान तो भारत की तरफ ही सिर्फ देखना चाहिए। अब ये सब नाटक कर रहे हैं वो भारत से बचने के लिए, और कुछ नहीं। चाहते हैं कि इतना मदद कर देंगे, ईरान वहां से सप्लाई कर देगा,
ईरान तो जिस दिन ईरान के पास बम आ गया, मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद पे बम, एटॉमिक बम फेंकने वाला कंट्री ईरान ही होगा और कोई नहीं होगा। जो उनको जिस तरह की इनकी चिड़ है इनकी, और जितने लीडर्स को मरवाया है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने ईरान के अंदर, तो इसलिए पाकिस्तान की तो शामत आई है किसी भी हालत में। दैट नेम इटसेल्फ इज आर्टिफिशियल। बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए। मैंने उस संदर्भ में कहा था कि पाकिस्तान कॉलर खड़े कर रहा था कि देखो, आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम ईरान के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, और जब पिटाई का नंबर आएगा, दोषारोपण का नंबर आएगा, कोई एक सिर ढूंढा जाएगा, इस पूरे तमाशे का एंड करने के लिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान होगा। आपको तो याद इसलिए होगा, मैंने, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हाँ हाँ, जिया उल हक को अगर आप सारी रिपोर्ट्स अब देखते हैं, तब पता लगता है कि उसको इंफॉर्मेशन बचाने के लिए मारा गया, क्योंकि रिवील ना कर दे कुछ। बस इतना ही हिंट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।